वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। एक 12 साल की लड़की हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलती है। अपने आसपास की चीज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब था। वो पुरानी चीज़ों को याद करने की कोशिश करती है, तब उसे याद आता है कि वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ी इलाके में थी, जहाँ पर अचानक से ही बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया था। उन सभी लोगों के बीच में से एक इंसान बाहर निकलता है, जो और कोई नहीं बल्कि इस मासूम सी बच्ची का चाचा था। ये वही इंसान है जिसकी नज़र हमेशा से ही इस मासूम सी बच्ची की माँ पर थी। इस मासूम सी बच्ची के चाचा इसे पकड़ लेते हैं और इसके गर्दन पर हल्का सा तलवार दबाकर इसे चोटिल कर देते हैं और इसके माँ पापा को धमकी देने लगते हैं। ये बच्ची अभी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी इस वार्ड में एक लेडी डॉक्टर आती है, जो इस बच्ची को होश में देखकर खुश हो जाती है और इसके पास चली आती है। ये बच्ची बेहद ही मासूमियत से सवाल करती है, आप कौन हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई फैशन शो हो रहा है? आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इस लड़की की बात को सुनकर लेडी डॉक्टर हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो डॉक्टर वाले कपड़े ही पहने हुए थे। वो इस बच्ची की अजब सी बात को इग्नोर करते हुए अपना सवाल बेहद ही नम्र भाव से पूछता है, बेटा आपका नाम क्या है और आप सेमरा के एक सुनसान खेत में कैसे पहुंची? क्या आपको आपके माता पिता का नंबर याद है? डॉक्टर की बात सुनकर इस बच्ची की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपना नाम बिल्कुल भी डॉक्टर को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका नाम बहुत अजीब था। ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है और क्यों है, इस बारे में कुछ भी वह इस डॉक्टर को नहीं बताना चाहती थी, जब तक उसे खुद समझ में ना आ जाए कि वह इस वक्त कहाँ पर है। जाहिर सी बात है, माता पिता अगर समझदार हो तब उनके गुण तो बच्चों में भी आते हैं। हालांकि इसके माता पिता ने इसका नाम रखने के लिए बहुत सोच विचार किया था। ये अपने पापा की प्रिंसेस है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही स्पेशल और यूनिक नाम दिया गया, जो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बच्ची डॉक्टर के बैच की तरफ देखती है और उसके नाम को पढ़ती है, जिस पर खुशी मेहरा लिखा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए अपना नाम खुशी कुमारी गुप्ता बताती है। डॉक्टर उसका नाम सुनकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसके गाल को खींचते हुए बोलती है, अरे वह क्यूटी पाए, आपको पता है मेरा नाम भी खुशी है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की मन ही मन बोलती है, मैं चांद और सूरज की मिली भगत हूँ, इसीलिए मेरा नाम लूना सोल है। पर अगर मैं तुम्हें अपना नाम बताया तब तुम्हारा खुद का ही दिमाग घूम जाएगा, इसीलिए फिलहाल मेरा नाम खुशी भी ठीक है। लूना सोल, हाँ, इस लड़की का नाम लूना सोल है। लूना मतलब चांद और सोल मतलब सूरज। लूना यानी कि खुशी डॉक्टर से सवाल करती है, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और कौन लेकर आया है मुझे यहाँ? डॉक्टर खुशी, जो अभी तक लूना के मासूम से खूबसूरत से चेहरे पर फिदा हो चुकी थी, वह अपना ध्यान उसके ऊपर से हटाते हुए हड़बड़ा कर बोलता है, क्या आपको सच में नहीं पता कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? डॉक्टर की बात को सुनकर लोना अपना मुंह बना लेती है। तब डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, आप इस वक्त मोतिहारी के सरकारी अस्पताल में है। इस अस्पताल का नाम सदर अस्पताल है। आप सेमरा के किसी खेत में बेहोश पड़ी हुई थी और वहीं पर एक किसान ने आपको देख लिया था और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर आपके पास ही के शहर के अस्पताल में एडमिट करवा दिया। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वह लोग भी मोतिहारी आने वाले थे, तो आप भी उनके साथ मोतिहारी आ गई और इस वक्त सदर अस्पताल में है। सरकारी हॉस्पिटल होने की वजह से आपका इलाज बिल्कुल फ्री है, इसीलिए उन्होंने इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दी, लेकिन अब इसके आगे उन लोगों ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जैसी क्यूटी पाई को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने नहीं आ जाती। डॉक्टर की बात को सुनकर लूना बिना किसी भाव के बोलती है, मैं खुद अपनी फैमिली के पास चली जाऊंगी, मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलने के साथ ही लूना चुपचाप वहां से बाहर निकल जाती है। पीछे से डॉक्टर उसे खुशी खुशी आवाज लगाती ही रह जाती है, लेकिन लूना नहीं रुकती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ पर है, कौन सी दुनिया में है। वो इस वक्त जिन चीज़ों को देख रही थी, ऐसी चीज़ों के बारे में उसकी मॉम ने उसे कहानियों में बताया था। क्या उसका कोई पुनर्जन्म हुआ है? क्या पुनर्जन्म जैसी चीज़ें होती हैं? आप पुनर्जन्म मुमकिन है तो फिर क्या समय यात्रा भी मुमकिन है? और अगर समय यात्रा मुमकिन है तो फिर क्या अपने माता पिता की हत्या को रोक सकती है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल अपने दिमाग में लिए हुए लूना हॉस्पिटल से बाहर निकालकर रोड की तरफ चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक मटन का दुकान दिखाई देता है, जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ था, बिहार का सबसे मशहूर मटन खाए रामलाल के ढाबे पर। इस चीज को पढ़ते ही लूना तुरंत ही समझ गई कि वो इस वक्त बिहार में है, जो इंडिया का ही एक राज्य है। लूना को उसके पिता ने इन सभी चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया था। वो आसपास की सभी चीजों को ध्यान से देखने लगती है, तब उसे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा इंसान दिखाई देता है, जिसने अभी अभी न्यूज़पेपर को फोल्ड करके अपने बगल में रख दिया। लूना चुपचाप जाकर उस न्यूज़पेपर को उठा लेती है और देखने लगती है। वही वो आदमी तो लूना के चेहरे का तेज देखकर हैरान हो गया था। वो बिल्कुल किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह दिख रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की मोतिहारी जैसे छोटे शहर में कैसे हो सकती है?
उस आदमी की नज़रें लगातार बिना के चेहरे पर थी। वही लूना अपनी आंखें बड़ी किए हुए न्यूज़पेपर को देख रही थी। उसकी नज़र तो न्यूज़पेपर की डेट पर थी जिस पर साल 2018 लिखा हुआ था। वो बेशक 12 साल की थी लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार थी और यह समझदारी उसे अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। वो न्यूज़पेपर उस आदमी को वापस पकड़ देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लूना के चले जाने के बाद उसे आदमी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी क्यूट बेबी गर्ल को कभी नहीं देखा था। अचानक से ही उस आदमी के मन में ख्याल आता है कि क्या हो अगर यह क्यूटी पाई उसकी बेटी हो। वो कुछ सोचते हुए जल्दी से लूना के पीछे पीछे चला जाता है। वो जल्दी से लूना के सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और बोलता है, हे सनशाइन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम यहाँ पर नई हो? तुम्हें पता है ना छोटे बच्चों को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। उसे आदमी की बात पर लूना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, मैं आधी रात को भी अकेले घूम सकती हूँ क्योंकि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लोगों से नहीं बल्कि लोगों को मुझे खतरा है। इतना बोलने के साथ ही लूना स्टाइल से अपने बाल झटकते हुए वहां से चली जाती है। वो आदमी अपने चेहरे पर स्माइल लिए उसे देखता रह जाता है। पार्क में बेंच पर बैठने के बाद लूना अपनी आंखें बंद करके अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। उसके माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे जो अकेले ही उन पूरे गुंडों को हरा सकते थे, लेकिन लूना की वजह से वो लोग कमज़ोर पड़ गए थे क्योंकि लेना उनके कब्जे में आ गई थी। लूना को अपने आप से ही नफरत होने लगी थी कि आखिर वह इतनी कमज़ोर क्यों है। हालांकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से वह कमज़ोर है, लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसकी कमज़ोरी होने की वजह से ही उसके माता पिता की हत्या हो गई। उसे अपने चाचा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके चाचा हमेशा से ही उसकी माँ को पाना चाहते थे, लेकिन जब लूना की माँ उसके चाचा की नहीं हुई तब उसके चाचा ने लूना की माँ को जान से मारने की कोशिश की। पिछले सालों की कोशिश करने के बाद अब फाइनली उसके चाचा अपने मकसद में कामयाब हो गए और उन्होंने लूना को अपने कब्जे में लेकर उसके माता पिता को कमज़ोर कर दिया और उनकी हत्या कर दी। लूना की आंखों के सामने अभी भी वो मंजर किसी फिल्म रील की तरह चल रहा था जब उसके माता पिता उसके ही आंखों के सामने खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। वो लोग अपनी आखिरी सांस लेते वक्त लूना से शायद कुछ कहना चाह रहे थे पर बोल नहीं पाए। अपने माता पिता को अपने ही आंखों के सामने तड़पता हुआ देखकर लूना किस हद तक टूट गई थी इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लग सकता। जब उसके चाचा के आदमियों ने लूना पर अपनी पकड़ ढीली की तब बिना दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास चली गई और दोनों को पकड़कर बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगी। आखिर थी तो वह 12 साल की बच्ची ही। वह रो ही रही थी कि अचानक से उसके चाचा ने उसके पीठ पर भी बहुत जोर से चाकू मार दिया। मरते वक्त लूंगा ने अपने माता पिता दोनों के हाथों को पकड़ लिया था और मन ही मन बस एक ही बात बोल रही थी, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी मॉम, डैडी। अगर आज मैं जिंदा बच गई तब हर हाल में चाचू को उनके किए की सजा दूंगी। मैं आप दोनों को इंसान जरूर दिलाऊंगी और चाचू का सर्वनाश भी करूंगी। लेकिन जिस वक्त लूना ने अपनी आंखें बंद की इस वक्त उसकी मां के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट चमकने लगा। उसे ब्रेसलेट की चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि अगले ही पल हर तरफ सफेद रंग की रोशनी फैल गई। उसे रोशनी की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि वहां पर मौजूद सभी गुंडों ने अपनी आंखें बंद कर ली। लूना की पकड़ भी उसे ब्रेसलेट पर ढीली पड़ गई थी। ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सब कुछ दिखना बंद हो गया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया और उसके बाद जब लूना की आंखें खुली तब उसने खुद को अस्पताल में पाया। लूना की बॉडी सही सलामत साल 2018 में टेलीपोर्ट हो गई थी जिसके बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था और वहां पर मौजूद किसने उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया था। लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था कि इसी खेत में लूना के 3 हाथ की दूरी पर एक ब्रेसलेट बड़ा हुआ था जिस पर चांद और सूरज का निशान था। वो ब्रेसलेट दिखने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा था लेकिन तेज नज़र वाले उसे देखकर ही पहचान सकते थे कि यह ब्रेसलेट नॉर्मल नहीं है। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा लेकिन ट्रस्ट मी लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। पार्क में बैठी हुई लूना अपने सोच से बाहर आती है और वहां से बाहर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर जाती है। अचानक से ही लूना की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां पर एक बाइक बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लूना बाइक वाले के हाव भाव को देखकर समझ चुकी थी कि बाइक वाला क्या चाह रहा है। वो जल्दी से उन्हें दादी की तरफ भागने लगी। जिस पल बाइक वाला उसे बूढ़ी औरत के पास आया और उनके हाथ से उनका पर्स छीना, ठीक उसी वक्त लूना ने गुस्से में उसके बाइक के आगे बहुत सारे किल को फेंक दिया और जोरदार किक उसके बाइक पर मार दी। सिर्फ 12 साल की होने की वजह से लोन के पैरों में उतनी ताकत तो नहीं थी लेकिन इतनी कम ताकत भी नहीं थी कि बाइक को हिला भी ना सके। बाइक डिसबैलेंस हो गया और अपने आप को बचाने के चक्कर में उस बाइक वाले ने पर्स को छोड़कर पहले अपने बाइक को सही से संभालने लगा। लूना के चेहरे पर शैतानी चमक थी क्योंकि आज उसने पहली बार किसी को सबक सिखाया था। नॉर्मली लूना को हमेशा उसके डैडी किसी भी मुसीबत में पड़ने ही नहीं देते थे जिसकी वजह से उसने अपने मार्शल आर्ट को कभी रियल में किसी के ऊपर ट्राई ही नहीं किया।
आज पहली बार किसी को सबक सिखाकर उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होने लगा। वो उस बूढ़ी औरत के पास को ले जाकर उन्हें वापस कर देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। वही थोड़ी ही दूरी पर एक 60 साल की औरत खड़ी थी जो लूना को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो औरत अचानक से ही लूना के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बड़े ही प्यार से सवाल करती है, आप कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? लूना उस औरत की बात को सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरा नाम खुशी है और जब मैं होश में आई थी तब मैं हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने बताया कि मैं सिमरा के किसी खेत में बेहोश पड़ी हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वहाँ पर मौजूद जी किसके परिवार ने मुझे अस्पताल पहुँचाया था वो लोग मुझे नहीं पहचानते, इसका मतलब मैं उस जगह की नहीं हूँ। लूना की बात को सुनकर वह औरत समझ जाती है कि लूना के साथ कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वो औरत बड़े ही प्यार से लूना को बोलती है, बेटा तो फिर ऐसे में अब आप कहाँ जाओगी? लूना थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है। वैसे बात तो सही है, इस जगह पर रहने के लिए लूना को एक घर की ज़रूरत तो है ही, ऊपर से यहाँ पर खाना पानी का भी जुगाड़ करना होगा। लूना के मायूस हुए चेहरे को देखकर वह औरत बड़े ही प्यार से बोलती है, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तब तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, वहाँ पर मेरा 3 साल का पोता भी है जिसके साथ तुम्हारा अच्छा समय बीतेगा। अपने सामने खड़ी औरत की बात को सुनने के बाद लूना ध्यान से उनके चेहरे को देखने लगती है। उनकी आंखों में ज़रा सा भी छल कपट नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मासूमियत और सच्चाई थी। इस वक्त लूना के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो उनकी बात मान जाती है। वो औरत लूना को अपने साथ ले जाते हुए अपने परिवार के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताने लगते हैं। उनके घर में उनके पति, उनका एक बेटा और बहू है, उसके बाद उनका एक 3 साल का पोता भी है। मात्र 12 साल की उम्र होने की वजह से लूना को ज़्यादातर लोगों के साथ मिलने जुलने में बहुत इंटरेस्ट था। जब तक इस बच्ची के परिवार वाले नहीं मिल जाते तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी, और अगर इसका परिवार कभी नहीं मिला तब हम इसे हमेशा अपने पास ही रखेंगे। इतना बोलकर कलावती देवी लूना को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती है। हालांकि लूना को थोड़ा बुरा लगा कि घर में आज उसकी वजह से झगड़ा हुआ, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। वो कलावती देवी के कमरे में चली जाती है जहां पर बेड पर एक 65 साल का बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था और ठीक उन्हीं के गोदी में 3 साल का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। लुडा समझ जाती है कि यह लोग कौन है। ये लोग कलावती दादी के हस्बैंड और उनका पोता है। उस छोटे बच्चों का नाम पुलकित है। कलावती देवी ने अभी तक लूना के बारे में अपने पति को भी सब कुछ बता दिया था, और 1-2 घंटे के अंदर ही पुलकित भी लूना से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। लूना का नाम बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसीलिए लेना ने अपने नाम को छुपाकर यहाँ पर सभी को अपना नाम खुशी बताया था, खुशी कुमारी गुप्ता। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो गई और पुलकित के पापा के आने का वक्त हो गया। वो जैसे ही घर में आते हैं खुशी को देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलकित के पापा और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसकी न्यूज़पेपर को खुशी ने ले लिया था, और इनका नाम अभिषेक कुमार है। वो मुस्कुराते हुए खुशी के पास जाकर उसके सर पर हाथ रख देते हैं और बड़े ही प्यार से बोलते हैं, अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। तब कलावती देवी यानी अभिषेक की माँ आकर उन्हें लूना के बारे में सब कुछ बता देती है। लूना के बारे में जानकर अभिषेक जी को हल्का दुख तो होता है, लेकिन फिर भी वो खुश थे क्योंकि अब उनके पास एक बेटी भी है। पहले वाले में अभिषेक जी, रिंकी और पुलकित साथ में सोते हैं और दूसरे वाले में कलावती जी और दादाजी सोते हैं। ऐसे में तीसरे वाला रूम लूना को यानी खुशी को मिल गया। रात का डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह पंच मंदिर चौक जिस पर लूना उर्फ खुशी की नींद खुलती है, उसे अपने आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। एक ही दिन में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी सब कुछ सपना ही है। उसे अपने माता पिता की हत्या और अपना पुनर्जन्म एक सपना ही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक नई पहचान के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के छोटे से शहर मोतिहारी में जन्मी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अपनी दुनिया से इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई है, या शायद अपने समय से इस समय में टेलीपोर्ट हुई है। बस एक बात लूना को अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि अपने समय में तो लूना को मरते वक्त बहुत चोट आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो सारे चोट के निशान उसके बॉडी पर नहीं थे। खैर लूना जल्दी से उठती है और मच्छरदानी से बाहर आ जाती है। वो मच्छरदानी को अजीब नज़रों से देखते हैं क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मच्छरदानी देखा ही नहीं था, और ना ही उसके पिता ने उसे कभी भी मच्छरदानी जैसी चीज़ों के बारे में बताया था। वो अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप जल्दी से बाहर जाकर ब्रश करके नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और अभिषेक जी के सामने जाकर अच्छे बच्चे की तरह खड़ी हो जाती है। लूना को देखकर अभिषेक जी बोलते हैं, खुश बेटा आप जानती हैं ना कि आपके जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाई भी करना चाहिए। आपके भविष्य को रोशन करने के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। वो एक नॉर्मल साइज स्कूल था जिसका नाम नवीन भारती था। नवीन भारती चिल्ड्रन एस अकेडमी के प्रिंसिपल के सामने इस वक्त अभिषेक जी बैठे हुए थे और लूना का एडमिशन करवा रहे थे। अब से मैं लूना को खुशी बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर सारे लोग उसे खुशी के नाम से जानते हैं। थोड़ी देर तक खुशी के नॉलेज के टेस्ट को लेने के बाद प्रिंसिपल सर हैरान हो जाते हैं क्योंकि खुशी की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा थी।
एक 12 साल की लड़की इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है भला। हालांकि खुशी के इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उसे 8वीं क्लास में एडमिशन देना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर उसे 6ठी क्लास में एडमिशन दे देते हैं क्योंकि खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। खुशी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही यहाँ पर रहना था। एडमिशन के बाद अभिषेक जी खुशी को लेकर घर आ जाते हैं और उसे घर छोड़कर अपने दुकान के लिए निकल जाते हैं। मोतिहारी शहर के लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा गांव है जहां अभिषेक का दवा का दुकान था। उस पूरे गांव में अभिषेक जी का मेडिकल शॉप इकलौता था, उनके अलावा वहां पर एक भी मेडिकल शॉप नहीं था, जिसकी वजह से उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती थी। और वही घर में बैठी हुई खुशी की बॉन्डिंग दादाजी और दादी जी के साथ साथ पुलकित से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। पलकी तो वैसे तो बहुत बदमाश बच्चा था, लेकिन खुशी के सामने हमेशा अच्छे बच्चे की तरह रहता था। उसे उसकी खुशी दीदी बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि रिंकी जी को खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन दादाजी और दादी जी की वजह से वो खुशी को कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस स्टोरी में मैं बिहार को इसलिए बताया है क्योंकि पता नहीं क्यों कोई भी बिहार को अपनी स्टोरी में ऐड नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ पुनर्जन्म के साथ साथ टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। प्लीज़ इसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आगे जाकर स्टोरी बहुत ही अच्छा टर्न लेगी। और आगे स्टोरी में हमारे साथ बने रहने के लिए बिना किसी रुकावट के पढ़ते रहिए इस स्टोरी को। 6 साल हो गए खुशी को यहाँ पर रहते हुए। इस बीच उसका रिश्ता परिवार में सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन इन 6 सालों में एक बार एक दुर्घटना भी हुई थी। एक एक्सीडेंट जिसमें अभिषेक जी की मौत हो गई। उस वक्त खुशी 16 साल की थी। वो अभिषेक जी से इतना ज़्यादा अटैक हो चुकी थी कि उनकी मौत पर सबसे ज़्यादा खुशी रोई थी। घर में सब दुखी थे और सब रो रहे थे। इस बीच किसी ने भी खुशी को नोटिस ही नहीं किया था। खुशी की आंखों में एक अलग ही डर, बेचैनी, घबराहट थी। उसने जब से अपने माता पिता को मारते हुए देखा है, तब से न जाने क्यों उसे मौत से बहुत डर लगता था, और एक बार फिर अपने दूसरे पिता को मारते हुए देखकर उसे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। वो कभी कभी पैनिक भी करती थी, पर उसने इस बारे में अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अभिषेक जी के मरने के बाद घर में पैसों की तंगी आ गई। छोटी बच्ची होने की वजह से खुशी को कमाने जैसी चीज़ों से दूर रखा गया था। फिलहाल तो अभिषेक जी के दोनों भाई ही कलावती जी के अकाउंट में पैसे देते हैं, जिससे खुशी का घर चलता है, लेकिन खुशी को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। खुशी भी नौकरी करना चाहती थी, कमाना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में थी और उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो 18 साल की हो चुकी थी और उसे अपने घर वालों की मदद करना चाहिए, लेकिन उसके दादा दादी उसे हमेशा अभी पैसे कमाने से रोक देते हैं। उनके अकॉर्डिंग अभी खुशी को सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। खुशी का भी रूटीन बन चुका था। वो सुबह 4 बजे सोकर उठा करती थी और जल्दी से घर में झाड़ू मारकर ब्रश करके नहा धोकर 6 बजे अपने क्लास चली जाती थी। एक बार मैं रास्ता क्लियरली समझा देती हूँ। मोतिहारी में एक गांधी चौक है जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहले मीना बाजार से होते हुए पंच मंदिर चौक से हेनरी बाजार तक जाता है, और 5 मंदिर चौक के पास ही छोटी सी गली के अंदर खुशी का घर था। वही दूसरा रास्ता छतौनी की तरफ जाता है जहाँ खुशी का कोचिंग क्लासेस होता था, और तीसरा रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था, और रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ चांदमारी नाम का जगह था जहाँ पर बहुत ही फेमस कोचिंग क्लासेस हुआ करती थी। यहाँ तक कि खुशी का कॉलेज भी वहीं पर है। खुशी के घर से खुशी का कॉलेज बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ता है, लेकिन खुशी को कॉलेज जाना कुछ खास पसंद भी नहीं था। बिहार के कॉलेज में तो ढंग से पढ़ाई ही नहीं होती है, सभी को ढंग से पढ़ने के लिए कोचिंग क्लासेस भी करनी पड़ती है। खुशी या तो एग्जाम के टाइम पर या फिर किसी पेपर वर्क के वजह से ही कॉलेज जाया करती थी, वरना वो सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही किया करती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल और साधारण थी, जबकि खुशी खुद ही सिंपल लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। अपने मॉम डैड के पास 12 साल तक खुशी ने मार्शल आर्ट और फाइटिंग सीखा था, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं सीखा। वो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह रिएक्ट करती थी और रहती थी कि कभी भी किसी को उसके ऊपर शक नहीं हो कि वो कहीं और से आए है। हालांकि खुशी की खूबसूरती को देखकर सब उसे जलते थे, लेकिन खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि खुशी की खूबसूरती को देखकर सब उसे जलते थे, लेकिन खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुशी का भाई पुलकित भी 9 साल का हो चुका था, जो अब स्कूल में पढ़ाई किया करता था। वो बहुत ज़्यादा शरारती और बदमाश बच्चा था, लेकिन खुशी के सामने एकदम शरीफ बन जाता था। दादाजी और दादी जी हमेशा से ही खुशी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन रिंकी जी को पता नहीं क्यों खुशी एक आंख नहीं भाती थी। खुशी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वैसे एक दिन खुशी मिठाई खरीदने के लिए घर से बाहर निकलती है। दोपहर का समय था और यहाँ पर एक बेहद ही स्वादिष्ट मिठाई बिकता है, जिसे बिहारी भाषा में लौंग लत्ती बोलते हैं। खुशी उसे खरीदने के लिए बाहर निकली थी। वो जैसे ही छोटी छोटी गलियों को पार करके सड़क पर आती है, उसे आसपास कुछ अजीब लगता है। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है।
सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो, गोली चल रही है, भागो। गोली का नाम सुनते ही खुशी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। उसे मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता था और उसे मरने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसे समझ में नहीं आता कि वह कहाँ भागे। वो वापस से अपने गली में घुसने वाली होती है कि उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है जो खून से लथपथ था। उसे गोली नहीं लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सर से खून आ रहा था। खुशी जब देखती है कि वहां पर अचानक से ही बहुत सारे गुंडों की गाड़ी आ रही थी, तब खुशी जल्दी से उसे इंसान को पकड़ लेती है और उसे खींचते हुए अपने गली में लेकर चली जाती है। वो आदमी खुशी के इस हरकत से एकदम हैरान हो जाता है। वैसे तो उस आदमी को चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन खुशी के इस तरह से खींचने की वजह से वो दर्द सहता हुआ चुपचाप उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो आदमी खुशी के इस हरकत से एकदम हैरान हो जाता है। वैसे तो उस आदमी को चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन खुशी के इस तरह से खींचने की वजह से वो दर्द सहता हुआ चुपचाप उसके पीछे पीछे जा रहा था। खुशी को अचानक से ही याद आता है कि अगर मोहल्ले में किसी ने भी खुशी को एक लड़की के साथ देख लिया तब प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए खुशी उसी गली के एक खंडहर टाइप के घर में उस आदमी को खींच लेती है। खुशी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है क्योंकि उसे मौत से बहुत डर लगता था। वो जख्मी आदमी बहुत ही मुश्किल से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ पाता है। उसके ऊपर चढ़ते ही खुशी भी जल्दी से दौड़कर ऊपर चढ़ जाती है और सीढ़ी को भी अपने साथ ऊपर ही खींच लेती है। खुशी को अपनी जान के साथ कोई रिस्क लेना ही नहीं था, इसीलिए खुशी जबरदस्ती उस आदमी को वाटर टैंक में डाल देती है और खुद भी उसी में घुस जाती है। अचानक से ही खुशी को बाहर से आवाज आती है जैसे इस खंडहर घर में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। खुशी को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। अब जाकर फाइनली खुशी उस आदमी के चेहरे को देखती है जो कब से उसे ही देख रहा था। उस आदमी का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था, जिसकी वजह से खुशी ध्यान से उसके चेहरे को नहीं देख पा रही थी। लेकिन खुशी को इतना तो समझ में आ ही चुका था कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा डैशिंग है। स्क्रीन मस्कुलर बॉडी और इसके फेशियल फीचर को देखकर खुशी का चेहरा लाल पड़ गया। ऊपर से के आदमी लगातार खुशी को घूरता जा रहा है। खुशी की आंखें एकदम से छोटी हो गई क्योंकि इस आदमी की नज़र तो उसके ऊपर से है ही नहीं रही थी। ये अनजान आदमी उसे बहुत ही डरावनी वाइब दे रहा था। अचानक से ही खुशी के कानों में बहुत सारे लोगों की बातों की आवाज़ बढ़ती है। अरे यार, क्या वो इस खंडहर में हो सकता है? पूरा मोहल्ला तो छान मार दिया, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। उसे जमीन का गई या आसमान निगल गया। तीसरी मंजिल से आ रही इस आवाज़ को सुनकर खुशी की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वो डरी हुई नज़रों से अपने सामने बैठे हुए लड़के का मुंह बंद कर देती है। वो आदमी बेहद ही खतरनाक ऑरा के साथ खुशी को घूर रहा था। खुशी अपने दांत पीसकर धीरे से बोलती है, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं आज मिठाई खाने के लिए बाहर निकली। खाया पिया कुछ भी नहीं और फ़ोन तोड़ा, सो लहाना। और तुम मुझे घूरना बंद करो वरना मैं यहीं पर तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अचानक से ही खुशी के कानों में उन गुंडों की आवाज़ पड़ती है। क्या वो इस टंकी वाले छत पर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इतना ज़्यादा जख्मी था कि उसके लिए चलना भी मुश्किल था। वो भला कैसे बिना सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता है? वो किंग है और किंग कुछ भी कर सकता है। इतनी मुश्किल से तो वह बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर निकाला था। पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिलेगा भी कि नहीं। हमें जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना होगा वरना हमारा सन की बॉस हमें छोड़ेगा नहीं। हालांकि खुशी को उन लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही थी और खुशी को उन लोगों की बातें सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन खुशी के सामने खून से लथपथ इंसान सब कुछ समझ रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बस एक बार यहाँ से बचकर निकल जाए, उसके बाद वो इन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला है। थोड़ी देर में वहाँ से गुंडों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। एक पल के लिए खुशी को ऐसा लगता है जैसे सभी गुंडे वहाँ से चले गए हैं। वो जैसे ही टंकी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, अंदर बैठा हुआ लड़का तुरंत उसे वापस अंदर खींच लेता है। उसके होठों के किनारे से खून आ रहा था, जिसकी वजह से उसे बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने सामने बैठी इस बेवकूफ़ लड़की को समझने की कोशिश करता है। वो बेहद ठंडी आवाज़ में बोलता है, वो सब छुपकर हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग खुद ही उनके सामने चले जाएं। अचानक से खुशी को भी एहसास होता है कि वो बेवकूफ़ी कर रही थी। उसका चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। वो उस लड़के को ध्यान से देखती है जिसे बहुत चोट लगी हुई थी। वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मैं चाहती तो तुम्हें घर भी ले जा सकती थी जहाँ पर तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर नहीं गई। अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर चली जाती तब तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं बेशक दिल से अच्छी हूँ पर इतनी भी नहीं कि खुद को ही मुसीबत में डाल दूँ। मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद हूँ, और दूसरी मेरा मिशन, और तीसरा मेरा परिवार, उसके बाद ही कोई कुछ हो सकता है। इतना बोलकर खुशी क्यूट सा मुंह बना लेती है। वो लड़का अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से अपने सामने बैठी हुई लड़की को देख रहा था जो बेफालतू की बात करके उसका दिमाग खराब कर रही थी। लेकिन उसे थोड़ी थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे कि सामने वाला उसके बारे में बड़ा सोच सकता है, अपने दिल की बात बोल दे रही थी।
उस अंधेरी और डरावनी जगह पर इतनी शांति थी कि खुशी उस लड़की की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ साफ सुन पा रही थी, लेकिन खुशी को ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज़ कहीं दूसरी तरफ से आ रही है जहाँ कोई भूत है। डर की वजह से खुशी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो उस लड़के के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेती है और वो लड़का बिना किसी भाव की सीढ़ियाँ से नीचे उतरने लगता है। वो दोनों जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं उस लड़की को अपना असिस्टेंट दिखाई देता है और उसका असिस्टेंट भी अपने बॉस को देख लेता है। वो जल्दी से अपने बॉस के पास आता है और ले जाकर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा देता है जहां डॉक्टर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग खुशी को फुल इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाते हैं। खुशी अपना मुंह खोले उन लोगों को देखते रह गई। हद है यार, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। सपना खुशी को ऐसे इग्नोर किया था जैसे खुशी वहां पर हो ही ना। वो मुंह बना लेती है और वापस से अपने घर में चली जाती है। जाहिर सी बात है उसे अपने घर में भी एक्सप्लेन देना होगा और रिंकी जी के ताने का उल्टा जवाब भी देना होगा। वो मन ही मन उसे लड़के को गाली देते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, वो 3 मिनट के अंदर ही अपने घर पहुंच जाती है जहां उसकी दादी परेशानी से मोहल्ले वालों से बात कर रही थी। खुशी को आता हुआ देखकर उसकी दादी जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो खुशी को लेकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो जानती थी खुशी मासूम है और कोई भी इंसान उनकी बाथरूम बच्चे का फ़ायदा उठा सकता है। पर खुशी सच में इतनी मैसेज नहीं थी जितना उसकी दादी को लगता है। खुशी बस सबके सामने मासूम बनने का नाटक करती है। रात हो गई थी इसीलिए सब डिनर करके सोने चले गए थे। खुशी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वो सोते टाइम उस आदमी को गाली देना बिल्कुल भी नहीं बोलता जो एहसान फरामोश था। अगली सुबह खुशी अपने रूटीन को फॉलो करती है। उसके बाद सुबह 6 बजे ही अपने कोचिंग क्लासेज के लिए चली जाती है। बेचारी को 3 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। हालांकि उसके पास साइकिल की सुविधा उपलब्ध थी लेकिन उसे पैदल ही जाना अच्छा लगता था। उसे अपने साथ साथ एक और जिम्मेदारी लेकर चलने का बिल्कुल शौक नहीं था। ऊपर से साइकिल का पैडल को चलते टाइम थोड़ी ही देर में उसके पैर में दर्द होने लग जाता था। खुशी इस वक्त बीकॉम सेकंड ईयर में थी और चुपचाप अपने क्लास में बैठकर करके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ रही थी। इस वक्त उसकी क्लास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के बारे में बात हो रही थी। खुशी इन सभी चीज़ों को जानती थी इसीलिए उसका ध्यान इस वक्त कहीं और था। कल रात को देर से सोने की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी। ऊपर से उसका चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। 1 घंटे बाद जब उसकी कोचिंग क्लासेस की छुट्टी हो जाती है तब वो अपने घर के लिए निकल जाती है। बेचारी का सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया था क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए कोचिंग के बगल में ही एक छोटा सा पार्क था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। अभी वैसे भी बहुत सुबह का टाइम था इसीलिए खुशी चुपचाप पीपल के पेड़ के पास चली जाती है और उसकी छांव में सो जाती है। खुशी अपनी नींद को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करती थी। उसे जब भी नींद आती थी वो वहीं पर सो जाती थी। वैसे भी उसने बड़ी मुश्किल से 1 घंटे तक अपने कोचिंग क्लास में अपनी नींद को रोक रखा था। घर जाकर खुशी देखती है कि घर पर कोई भी नहीं है। पास ही में एक आंटी के घर पर पूजा हो रही थी जिसमें खुशी की दादी और रिंकी आंटी गई थी। इस वक्त तक पुलकित स्कूल चला गया था और दादाजी भी किसी काम से बाहर थे। मिला जुला कर खुशी घर में अकेली थी। खुशी थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चली जाती है। खुशी ने नींद तो पूरी कर ली थी इसलिए वो कोई साइंस फिक्शन मूवी लेकर बैठ जाती है। एक मूवी जो टाइम ट्रेवल से रिलेटेड था। उसे देखने के बाद खुशी के दिमाग में अचानक से ही कुछ बातें आने लगती है। 2 समय को जोड़ने वाले एक होल को टाइम पोर्टल कहते हैं और 2 दुनिया को आपस में जोड़ने वाले हॉल को वर्म होल कहते हैं। अचानक से ही खुशी के दिमाग में आता है और अगर दोनों की मिली भगत कोई होले हो तब उसे क्या बोलेंगे। मूवी में दिखाई गई चीज़ों को याद करते हुए खुशी बोलती है, वो भी तो इस समय में ऐसे ही टाइम पोर्टल के जरिए आए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी उसी जगह पर कोई टाइम पोर्टल हो। इस बारे में सोचते ही खुशी एक्साइटेड हो जाती है। वो जल्दी से अपना बैग पैक करती है और उसमें एक जोड़ी कपड़े और कुछ खाने पीने के लिए बिस्कुट और स्नैक्स के साथ साथ 2-3 बोतल पानी और जूस लेकर निकल जाती है। मोतिहारी से सेमरा जाने के लिए उसे ट्रेन की ज़रूरत थी। वो बिना टिकट ही किसी लोकल डब्बे में घुस जाती है और चुपचाप सेमरा के लिए निकल जाती है। उसने अपने चेहरे के साथ साथ खुद को बहुत बढ़िया से कवर कर लिया था ताकि लोगों को लगे वो कोई लड़का है। 6 सालों से यहाँ रहते हुए उसे इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं होती है, खासकर अकेली लड़की। एक बार फिर मरने जैसी बातों को सुनकर खुशी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उन दोनों बूढ़े कपल के घर के आसपास वाले खेत में घूमने लगती है और टाइम पोर्टल को ढूंढने की कोशिश करती है जिसके जरिए वो अपने समय से यहाँ पर आए है। थोड़ी देर ऐसे ही ढूंढने पर भी खुशी को कुछ भी नहीं मिलता। अचानक से ही खुशी को याद आता है कि यहाँ पर आते ही खुशी ने बीच में कुछ पल के लिए अपनी आंखें खोली थी। खुशी जल्दी से उसे जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो सबसे पहले यहाँ पहुंची थी। लास्ट टाइम जब उसने अपनी आंखें खोली थी तब उसके 10 कम की दूरी पर एक सूखा कुआं था। खुशी उसी कुएं से 10 कम दूरी पर चली जाती है और थोड़ा बहुत उछलने लगते हैं लेकिन उसे कोई भी टाइम पोर्टल नहीं मिलता जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाता है।
वो भगवान जी से थोड़ा नाराज होकर बोलती है, मॉम ने बोला था कि नानी ने अपने साल 2090 में टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी जिसमें हुए धमाके के बाद एक टाइम पोर्टल क्रिएट हो गया था। और वो टाइम पोर्टल 2090 और मॉम के समय को आपस में जोड़ता है। 16वीं सदी में मेरी मॉम शुरू से ही नहीं रहती थी, बल्कि वह साल 2104 से 16वीं सदी में पहुंची थी। मॉम और नानी का तो सब कुछ समझ में आता है, लेकिन डैडी ने आज तक मुझे नहीं बताया कि वो 2024 से कैसे 16वीं सदी में पहुंच गए। खुशी जैसे ही अपनी बात खत्म करती है, अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो एक्साइटेड होकर बोलती है, ओह माय गॉड डैडी 2024 के है। क्या ऐसा हो सकता है कि डैडी अभी इसी वक्त इस दुनिया में हो? डैडी ने बताया था कि वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे। उनके नाम से इंडिया का हर एक गैंगस्टर डर से कांपता था। इस अद्भुत गैजेट को ब्रेसलेट के शॉप में बनाया गया है, और ये ब्रेसलेट खुशी के नहीं बल्कि उसकी मॉम के हाथों में था। खुशी की मॉम ने खुशी को इस ब्रेसलेट के बारे में बहुत सारी चीज़ बताई थी। हालांकि खुशी को अभी भी नहीं पता था कि इस ब्रेसलेट में ऐसी कौन सी पावर है जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक है, लेकिन खुशी को इतना ज़रूर पता था कि इसी ब्रेसलेट की वजह से उसकी मॉम की जान कितनी बार जाते जाते बची है। ये ब्रेसलेट हमें किसी और डायमेंशन से जोड़ देता है। जिस तरह डोरेमोन की पॉकेट है, बिल्कुल उसी तरह इस ब्रेसलेट के जरिए भी हम एक बहुत बड़े स्पेस में जा सकते हैं। एक ऐसी जगह जो बहुत बड़ी है, और उसी जगह पर खुशी यानी लूना सल की मॉम ने बहुत सारे गैजेट बना कर रखे हुए हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके पीछे साल 2104 के बहुत सारे लोग बड़े हुए थे। खुशी जानती थी कि उसके मॉम और डैड दो अलग अलग समय के लोग हैं, और दोनों का ही पुनर्जन्म 16वीं सदी में हुआ था, जैसे लूना का पुनर्जन्म साल 2018 में हुआ है था। लूना इतना तो जानती थी कि इस ब्रेसलेट के अंदर बहुत सारे ऐसे गैजेट छुपे हुए हैं, इसके बारे में अगर किसी को भी पता लग गया तब बवाल हो सकता है। लूना की नानी ने इसको बनाने के बाद इसे लूना की मॉम को दे दिया था, और अब यही ब्रेसलेट लूना के पास वापस आ गया। मुन्ना को अच्छे से याद था कि जब उसकी मौत हुई थी तब उसने अपने एक हाथ से अपने मॉम और दूसरे हाथ से अपने डैडी के हाथ को पकड़ रखा था। उस वक्त मरने की हालत में लूना ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उसने अपनी मॉम के हाथ के साथ उनका ब्रेसलेट भी पकड़ रखा था। हालांकि खुशी की नई की टाइम मशीन खराब होने की वजह से ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से एक बड़ा माहौल क्रिएट हो गया था, लेकिन खुशी इस बार टाइम मशीन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते ही खुशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अब फाइनली वो अपने मॉम डैड को बचा सकती है और अपने चाचा जी को उनके किए की सज़ा दे सकती है। लेकिन फिलहाल तो खुशी अपने दादा से मिलना चाहती है, जो इस वक्त 2024 में मौजूद है। खुशी को बहुत अच्छे से याद था कि उसकी मॉम उसे हमेशा बताती थी कि उसके डैड अपने यंग एज में बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम थे। वो अपने डैडी के यंगर वर्जन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। बस उसे इस वक्त पता करना था कि अंडरवर्ल्ड किंग कहाँ मिलेगा। वो अंडरवर्ल्ड किंग को ढूंढने के बारे में सोच रही है, लेकिन बेचारी खुशी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसे अंडरवर्ल्ड की किंग को कैसे ढूंढना होगा, क्योंकि उसे पता था अंडरवर्ल्ड किंग ही उसके डैडी है। खुशी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो मुस्कुराते हुए अपने घर को निकल जाती है। उसे पहले पता करना होगा कि इस वक्त उसके डैडी कहाँ पर हैं, और क्या जब वह अपने डैडी के सामने जाएगी तब उसके डैडी उसे पहचान पाएंगे। उनने अपनी मॉम से सुना था कि उसके डैडी को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो भी लड़की उसके डैडी के करीब जाने की कोशिश करती थी उसके डैडी उसके हाथ पैर तोड़ देते थे, लेकिन लूना को पूरा भरोसा करके उसके डैडी उसे पहचान जाएंगे, और अगर नहीं भी पहचान पाए तब भी उन्हें लूना से कोई ना कोई कनेक्शन फूल तो जरूर होगा। खुशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और खुशी की मॉम बार बार खुशी को समय चक्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने के लिए बोल रही थी। खुशी को एक नई जिंदगी मिली है जिसमें उसे अच्छे से जीना होगा। जो हो गया है उसे खुशी नहीं बदल सकती है। अपनी मॉम की बात को सुनकर खुशी रोने लगती है। बेशक 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुशी अपने मॉम डैडी को आज भी याद करती है। वो खुद एक टाइम मशीन बनाना चाहती थी या फिर टाइम पोर्टल ओपन करना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से रोक रही है। थोड़ी देर में खुशी अपने सपने से बाहर आ जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत बेचैन थी। ये ब्रेसलेट उसे एक अलग ही बेचैनी दे रहा था। खुशी मन ही मन बोलती है, आप दोनों की मौत को मैं रोक कर रहूंगी, और देखो ना आपका एक्सपेरिमेंट लैब मुझे मिल गया। इसका मतलब भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ठीक करूं। मुझे नहीं पता क्या होगा, अगर आप लोगों के ठीक होने से मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। मैं चाहे किसी भी समय में आपके पास पहुंचूं। इस वक्त अपने चाचू की हत्या कर दूंगी ताकि फ्यूचर में वो आपको परेशान ना करें। खुशी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह जो करना चाहती है वह कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खुशी उठकर चुपचाप अपने सारे काम को कंप्लीट करके कोचिंग क्लासेज के लिए निकल जाती है। वो थोड़ी उदास थी। आजकल उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। नॉन प्रॉफिट बिजनेस की बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद अब उसके क्लास में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया जा रहा था। वो मन ही मन सोचती है, सर के पढ़ने से पहले ही उसने अपना 85% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए।
अचानक से ही उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसे कुछ स्टोरी बुक को खरीदना चाहिए पढ़ने के लिए। वो अपने आइडिया पर खुश हो जाती है और दूसरे रास्ते को पढ़कर दूसरी साइड चली जाती है जहां एक बुक स्टोर था। थोड़ी ही देर में खुशी अपने मनपसंद नॉवल को खरीदकर अपने घर आने को होती है कि तभी उसे एक बहुत बड़े होटल के बाहर एक फास्ट फूड वाले का ठेला दिखाई देता है। लालच में आकर खुशी जल्दी से वहां पर चली जाती है और एक रोल खरीद कर खाने लगती है। रोल को खाते वक्त उसकी नज़र होटल में चली जाती है। ये होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं थे। ऊपर से ये होटल एकदम नया नया खुला हुआ था। लेकिन खुशी को कुछ अजीब सा लगता है। वो एक अजीब सी लड़की को देखती है जो होटल के मैनेजर को एक नोट की गड्डी दे रही थी। खुशी की आंखें छोटी हो जाती है। उसे अच्छे से पता था कि मैनेजर को गड्डी देने का मतलब है ये लड़की कुछ तो गलत काम करने वाली है। इस बारे में सोचते ही खुशी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। उसे मैनेजर पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो कुछ सोचते हुए होटल के अंदर चली जाती है और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती है जैसे यहाँ पर उसने पहले से ही कोई रूम बुक कर रखा हो। वो अनजान लड़की जो मैनेजर को पैसे दे रही थी वो देखने से ही रिच लग रही थी, जिसकी वजह से मैनेजर सहित सारे स्टाफ उसकी चापलूसी कर रहे थे। इसीलिए किसी ने भी खुशी को अंदर जाते हुए नहीं देखा था। खुशी किसी कॉरिडोर में छुपकर उस लड़की को ध्यान से नोटिस कर रही थी कि आखिर यह करना क्या चाह रही है। खुशी जानबूझकर सौम्या से बहुत पीछे पीछे चल रही थी ताकि सौम्या को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो। लेकिन सेकंड फ्लोर पर आते ही खुशी रास्ता भटक जाती है और सौम्या उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। खुशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से उसे डर भी लग रहा था, इसीलिए उसने अपना दिमाग लगाया और अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम ओपन किया और लाइव चली गई। अगर उसके साथ कोई हादसा होता भी है तब भी पब्लिक इसे देख लेगी और उसे न्याय मिल जाएगा। और क्या पता पब्लिक के सामने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए पुलिस या फिर मैनेजर वगैरह कोई भी खुशी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करें। ऐसे में खुशी खुद को 80% सुरक्षित महसूस कर रही थी। हालांकि खुशी के लाइफ में एक भी इंसान नहीं था क्योंकि खुशी गलत टाइम पर लाइव आई हुई थी। उसके ऊपर से उसके फॉलोअर्स भी बहुत कम थे। खुशी ऐसे ही थोड़ी देर सेकंड फ्लोर पर घूमती है, लेकिन अचानक से ही उसे एक रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही उस रूम की तरफ जाती है उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो थोड़ा दूसरा रास्ता अपनाकर उस रूम में बाथरूम में घुस जाती है और जल्दी से हल्का दरवाज़ा खोलकर कमरे में झांकती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें अटक जाती है। अंदर सौम्या इस वक्त अपने बेड पर बेहोश पड़े लड़के को लालच बड़ी नज़रों से देख रही थी। वो ध्यान से देखते हैं तब उसे पता लगता है कि बेड वाला लड़का सच में बेहोश है। अचानक से ही सौम्या डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, बहुत लड़के देखे हैं पर तुम्हारे जैसा हॉट बांदा कहीं नहीं देखा। या तो आज तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे या फिर मैं तुम्हें ऐसा बदनाम कर दूंगी कि तुम मजबूरी में सुसाइड कर दोगे। इस बात को बोलते वक्त सौम्या के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में एक और बदमाश लड़की मौजूद है जो उसकी सारी हरकतें और बातें अपने फ़ोन में एक तरह से रिकॉर्ड कर रही थी। वही सौम्या ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से खुशी चुपचाप रिकॉर्डिंग ही कर रही थी। समय जब तो कुछ करेगी नहीं तब तक उसके खिलाफ कोई स्ट्रांग पुलिस केस बनेगा ही नहीं। वही सौम्या धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतार रही थी और अगले ही पल वह बेड पर लेटे हुए लड़के के शर्ट को उतार देती है। सौम्या इस वक्त सिर्फ अपने इनरव्यू में थी और वो लड़का बेहोश था। खुशी को न जाने क्यों पर यह लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर याद नहीं आने की वजह से खुशी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। सौम्या लड़के के ऊपर चढ़कर उसके चेस्ट पर किस करने लगी। अब खुशी को महसूस हुआ कि उसने अगर अब सौम्या को नहीं रोका तब सौम्या इस लड़के की इज्जत ही लूट लेगी। वो जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद करती है और फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल लेती है। उसके बाद जल्दी से सौम्या के पास जाकर उसके बाल को बहुत जोर से पकड़ लेती है और उसे खींचकर ज़मीन पर पटक देती है। सौम्या इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिर जाती है और उसका सर ज़मीन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर हल्का चोट भी आ जाता है। वही खुशी जल्दी से फांसी के टेबल पर रखे हुए जग को उठती है और उसका सारा पानी बेड पर पड़े हुए आदमी के ऊपर फेंक देती है ताकि यह आदमी नींद से उठे। और खुशी के ऐसा करते ही वो लड़का अपनी आंखें खोल देता है और गुस्से में उठकर बैठ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है। उसे बस इतना याद था वो यहाँ पर अपने दुश्मन के एक आदमी का पीछा करते हुए पहुंचा था जो इसी होटल में कहीं पर है। बाकी एक बार फिर वो अपने साथ सिक्योरिटी टीम को लेकर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस गया। वो कोई बेवकूफ़ नहीं था बल्कि न्यूयॉर्क का एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन और बहुत ही खतरनाक माफिया था। वो तो मोतिहारी जैसे छोटे जगह पर आना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका दुश्मन ही जानबूझकर ऐसी जगह पर छुप रहा है जहाँ पर उसे कभी शक ही नहीं होगा। वो लड़का ध्यान से अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा था और उसे समझते देर नहीं लगी कि ज़मीन पर पड़ी हुई इनरव्यू वाली लड़की उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और उसी के बगल में जो दूसरी लड़की है जो एकदम गुस्से में काली माता का रूप लेकर खड़ी है, उसने उसे बचाया है। सौम्या को देखते ही उस लड़के का मन उल्टी करने का कर रहा था। आज से पहले बहुत सारी लड़कियों ने उसके साथ ऐसी हरकत की हुई है, इसके बाद सबको मौत मिली है, फिर ये क्या चीज़ है।
वो लड़का इन सभी चीज़ों को देखकर बेहद ही गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। अचानक से ही खुशी और सौम्या दोनों को ही ठंडक महसूस होने लगती है। खुशी अपनी आंखें छोटी करके उस लड़के की तरफ देखती है जिसके चेहरे के भाव बेहद ही डरावने थे। वही वो लड़का जब खुशी को देखता है तब उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव आ जाते हैं। ये तो वही लड़की है जिसे 2 दिन पहले मेरी मदद की थी। वो लड़का मन ही मन खुशी के बारे में सोचने लगा। ये दूसरी बात था जब खुशी ने उसकी मदद की, वो लड़का बिना किसी भाव की खुशी के चेहरे को घूर रहा था। वही सौम्या गुस्से में खड़ी होती है और जल्दी से अपने कपड़ों को वापस से पहन लेती है और अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज कर देती है। 1 घंटे बाद वो जैसे ही उस लड़के को देखते हैं, डर की वजह से उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो पैनिक करते हुए बोलते हैं, मिस्टर ग्रोवर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं इन बेवकूफ़ों ने आपको परेशान तो नहीं किया? वो लड़का अभी भी बिना किसी भाव के कमिश्नर को देख रहा था, लेकिन उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी था जो कभी भी फूट सकता था। अभी कमिश्नर साहब कुछ बोलते उसके पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत खड़ा होकर बोलता है, अच्छा हुआ कमिश्नर साहब आप यहाँ पर आ गए। देखिए, हमारे इस छोटे से शहर में इसके जैसे घटिया लोग भी घुमा करते हैं। इसके जैसे लड़के की वजह से हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द इस लड़की को इंसाफ दिलवाने होगा और इस लड़के को फांसी। इंस्पेक्टर की बात को सुनकर कमिश्नर का चेहरा पीला पड़ जाता है और वही उस लड़के का चेहरा इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया था कि इंस्पेक्टर भी उसे देखकर डर गया। वही कमिश्नर के तो पैर कांपने लगा गए थे। तभी अचानक से खुशी इंस्पेक्टर के सामने रखा हुआ टेबल पर जोर से हाथ मारती है और गुस्से में इंस्पेक्टर को देखने लगती है। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। खुशी इस वक्त बेहद ही गुस्से में थी क्योंकि गलती सारी की सारी सौम्या की थी, लेकिन सौम्या और इंस्पेक्टर दोनों ही मिलकर उस बेचारे लड़के को गुनहगार बना रहे थे। वही कमिश्नर को भी समझ में नहीं आया कि ये लड़की कौन है और ये मिस्टर ग्रोवर की तरफ से क्यों बोल रही है। वही वो लड़का बिना किसी भाव के खुशी को देख रहा था। खुशी अपने दांत पीसते हुए इंस्पेक्टर को बोलती है, ऐसे न्याय दिलाते हो क्या आप लोगों को? ऐसे तो कोई भी लड़की विक्टिम कार्ड खेलकर किसी को भी गुनहगार बन सकती है। क्या आपके घर में कोई बाप भाई नहीं है? क्या हो अगर इसी के जैसी कोई घटिया लड़की आपके पिता और भाई को झूठे मॉलेस्टेशन के केस में फंसाने की कोशिश करें? शर्म आनी चाहिए आपको। एक बार आपने इस लड़के की बात सुनी भी नहीं और सीधा उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगे, लेकिन आपको पता है मेरे होते हुए आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशी की बात को सुनकर वहां पर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लड़का एक टक लगातार खुशी को ही देखे जा रहा था। वही सौम्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर खुशी कहना क्या चाह रही है। खुशी अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए हुए बोलती है, तो फिर चलिए मान लीजिए अगर इस लड़के ने सच में ऐसा कुछ गलत काम किया है तो फिर आप इसे क्या सजा देंगे? खुशी की बात को सुनकर इंस्पेक्टर बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में बोलता है, ऐसे लड़कों को तो फांसी की सजा दे देनी चाहिए जिनकी वजह से लड़कियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं रहती। लेकिन हमारे देश के भी कुछ कानून और नियम है जिसका हमें पालन करना होता है। इस बात की कोर्ट में हियरिंग होगी और इस लड़के को 4 से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। खुशी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अपना फ़ोन निकलती है और अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखा देती है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सौम्या ही बेहोश हुए उस लड़के का फ़ायदा उठा रही थी। इस वीडियो को देखते ही सौम्या का चेहरा पीला पड़ गया। वही वो लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी आंखें छोटी करके खुशी को घूरने लगता है। अगर खुशी वहां पर थी तब उसने इतना बड़ा कांड होने से पहले ही इसे रोका क्यों नहीं? ये लड़की उसके शर्ट को उतारने में कामयाब हो गई थी, जिस बात को सोचते हुए ही उसे लड़के को एक बार फिर से बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वही इंस्पेक्टर को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने गलती कर दी है। वही कमिश्नर बेचारा बेहोश होने की कगार पर आ चुका था। एक तो इस इंस्पेक्टर को अंदाजा भी नहीं है कि इसने किसे अरेस्ट करने की बात की है और ऊपर से मिस्टर ग्रोवर सच में इनोसेंट है। कमिश्नर समझ चुका था कि अब इस इंस्पेक्टर की खैर नहीं। वही खुशी अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए बोलती है, तो अब जो सजा इस लड़के को मिलने वाली थी वही सजा आप इस बेशर्म लड़की को देंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह। वही कमिश्नर बहुत मुश्किल से अपने आप को सौम्या को मारने की इच्छा को रोकते हुए खुशी को समझाते हुए बोलता है, बेटा अभी आप बहुत छोटी है, आपको इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं ना। मैं इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा और मिस्टर ग्रोवर भी आज के इस इंसिडेंट से अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे। इंस्पेक्टर के नर्म आवाज को सुनकर खुशी का चेहरा भी शांत हो जाता है। खुशी मुस्कुराते हुए बोलती है, तो अब जब सब कुछ सही हो चुका है तो मुझे चलना चाहिए। खुशी उसे जवाब देते हुए बोलती है, अगर किस्मत में रहा और हम अगली बार मिले तब जरूर बताऊंगी। इतना बोलकर खुशी वहां से भाग जाती है क्योंकि खुशी उसे अपना नाम नहीं बताना चाहती थी। वही खुशी के जाते ही वो लड़का जो अभी तक शांत था बेहद ही डरावना रूप ले लेता है। उसके अंदर से इतना खतरनाक और निकल रहा था जिसे महसूस करके कमिश्नर बेहोश होने को होते हैं, लेकिन दीवार पड़कर बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं।
वही सौम्या को भी अब डर लगने लगा था। वो चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सबूत था और यहाँ पर उसका पैसा उसकी मदद नहीं करने वाला था। यहाँ तक कि उसके डैड की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। अगर उसके डैडी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा तब उसके डैडी उसे जान से ही मार देंगे। अचानक से ही सौम्या की जोरदार चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज जाती है। वही सामने का नज़ारा देखकर आसपास मौजूद कुछ कांस्टेबल तो डर की वजह से ही बेहोश हो जाते हैं। कमिश्नर डर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। वही इंस्पेक्टर तो सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि वो लड़का जो अभी तक चुपचाप था वो खुशी के जाते ही एग्रेसिव हो जाता है और आगे आकर सौम्या के बालों को पकड़कर उसके सर को दीवार पर बहुत जोर से पटक देता है। ये हमला इतना जोरदार था कि सौम्या को कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। वो लड़का इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ड्रैकुला है। सौम्या के माथे से बहुत खून आ रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी और वो लड़का उसी के पास जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकलता है और उसे सौम्या के चेहरे पर चला देता है। सौम्या के बाल इतने बुरे तरीके से कटे हुए थे कि सौम्या इसे ठीक करने के लिए उसे टकली गंजा होना पड़ता। वही सौम्या दर्द की वजह से थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाती है। वो लड़का क्रीपी स्माइल करते हुए उसे देखकर खड़ा हो जाता है और अगले ही पल इस पुलिस स्टेशन के बाहर लगभग 5 रोल्स रॉयस आकर रुकती है। उन 5 रोल्स रॉयस में से बहुत सारे बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और बीच वाली रोल्स रॉयस से एक लड़का भागते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का डरते हुए अपने बॉस को देखा है और बोलता है, मास्टर आप प्लीज़ वापस चले जाए, आपका इतना खुले में घूमने बिल्कुल सही नहीं है। वो खन्ना छुपकर आप पर वार करने की कोशिश कर रहा है। वही वो लड़का बेहद शर्त भाव से अपने असिस्टेंट को बोलता है, अमर्त्य अगर आज के बाद से मुझे यह इंस्पेक्टर इस शहर में दिखाई दिया तब मैं इसके पूरे खानदान को बम से उड़ा दूंगा और पनिशमेंट तुम्हें भी मिलेगी। अपने मास्टर की बात को सुनकर अमर्त्य का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो तुरंत अपना सर झुकाकर बोलता है, ओके मास्टर का फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ब्लैक लिस्ट करवा देता हूँ। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर चुपचाप अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वही अमर्त्य कमिश्नर की तरफ देखता है, लेकिन वो कमिश्नर को कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे कमिश्नर के साथ कुछ भी करने का ऑर्डर नहीं मिला था। लड़की को सजा तो खुद उसके मास्टर नहीं दे दी और अब इंस्पेक्टर की जिंदगी बर्बाद हो गई। वही वो इंस्पेक्टर भी समझ चुका था कि वो लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। बड़े से बड़े लोग भी इतना खतरनाक काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। पुलिस स्टेशन में ही आकर किसी लड़की के साथ इतनी बेरहमी कर देना कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। वो इंस्पेक्टर समझ चुका था कि उसने गलत आदमी को ऑफेंड किया है और अब उसे उसकी सजा मिलने वाली है। एक और बात, फालतू की बात बोलकर मुझे मेरी दीदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर दीदी मुझे छत से कूदने के लिए भी बोलेगी और तब भी खुल जाऊंगा क्योंकि उसके पीछे भी मेरी भलाई होगी। इतना बोलकर पुलकित गुस्से से अपना मुंह फेर लेता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी दीदी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले। वही खुशी भी पुलकित के इस जवाब को सुनकर थोड़ा हैरान और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। ये लड़का सच में उसे अपनी बहन मानता है और उससे बहुत प्यार करते हैं। वो पुलकित के पास जाकर उसके बराबर में बैठ जाती है और उसे हक कर लेती है। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बदमाश है और मुंह फट है, लेकिन खुशी और दादी माँ और दादाजी के सामने बहुत शरीफ बनकर रहता है। वही रिंकी जी अपने ही बेटे के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर गुस्से में अपना पर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उन्हें दिन भर मोबाइल में यूट्यूब वीडियो और सीरियल देखना बहुत पसंद था। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस स्टोरी में मैं बिहार को इसलिए बताया है क्योंकि पता नहीं क्यों कोई भी बिहार को अपनी स्टोरी में ऐड नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। खुशी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ जॉब के बारे में सर्च करने लगती है। अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है और अब उसे थोड़ा थोड़ा तो कमाना ही चाहिए। लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत रिस्की था। खुशी अपना मुंह खुलकर वापस से फ़ोन निकालकर एक कॉमेडी शो देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बेचैनी से अमर्त्य का इंतजार कर रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की कौन है और क्यों बार बार उसे बचा रही है। एजी बहुत ही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज सुबह से ही उसके दिमाग में बार बार इस लड़की का चेहरा आ रहा है। आखिर क्यों? उसे लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ के अलावा दुनिया की सारी लड़कियां घर तोड़ने वाली लड़कियां लगाती थी, और इसी वजह से उसने कभी भी अपने टीम में किसी भी लड़की को नहीं रखा। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका वो चेयरमैन है, पर किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सड़क पर भी घूम सकता है और मीडिया उसे परेशान भी नहीं करती। लेकिन जनाब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। गुस्सा तो हर वक्त जैसे उसके सर पर सवार रहता है। वो इतना ज़्यादा बेरहम है कि उसके सामने कोई जल्दी अपनी जुबान तक नहीं खोलता।
कोई बेवकूफ़ लड़की अगर उसे बचाने की कोशिश भी करे तब एजी उसका बहुत बुरा हाल करता है। अगर कोई लड़की उसे टच कर दे तब उसके हाथ काट दिए जाते हैं और अगर कोई अपने चेस्ट को शो करे तब उसके चेस्ट तक को काट दिया जाता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से अमर्त्य बोलता है, मास्टर मैं पुलिस स्टेशन का सब कुछ सेटल कर दिया है। उस लड़की के पापा की एक बहुत ही बड़ी ज्वेलरी शॉप थी, लेकिन मैंने उसका बिजनेस ही बंद करवा दिया। इस वक्त लड़की का पूरा परिवार जेल में है और सौम्या बहुत ही सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट है। मास्टर मेरे लिए आगे क्या ऑर्डर है? अमर्त्य की बात को सुनकर एजी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने बाल में अपने हाथ फिरते हुए बहुत ही डरावने तरीके से बोलता है, जिसने मेरी मदद की थी उस लड़की के बारे में पता करो। अमर्त्य कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे दूसरी तरफ से कॉल कट हो जाने की आवाज़ सुनाई देती है। अमर्त्य को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने उसके मास्टर की हेल्प की है उसके मास्टर उस लड़की से कैसे नाराज हो सकते हैं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो उसके मास्टर उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, जबकि आज से पहले मास्टर ने कभी भी किसी भी लड़की के इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जिस भी लड़की ने उन्हें परेशान किया है उसे और उसके पूरे परिवार को सजा तो मैं देता हूँ, फिर मास्टर इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं? ऐसे ही धीरे धीरे दिन से रात हो जाता है, लेकिन अमर्त्य बिल्कुल भी खुशी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि खुशी बहुत चालाक थी। खुशी को पहले से ही पता था कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले उसे परेशान कर सकते हैं, इसीलिए खुशी ने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा से अपने सारे सबूत को मिटा दिया था। बेस्ट हैकर होने के बावजूद भी अमर्त्य पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को रिस्टोर नहीं कर पा रहा था। वो बहुत बेचैन था क्योंकि उसके मास्टर का ऑर्डर था खुशी के बारे में पता करना। होटल पहुंचने के बाद अमर्त्य चुपचाप अपने मास्टर के कमरे में चला जाता है, जहां पर एजी अपने 2 उंगलियों के बीच में पेन को फंसाकर अजीब तरीके से घुमा रहा था और मन ही मन कुछ तो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो सीलिंग को देखते हुए अचानक से ही बोलता है, अगर तुम्हारी नज़र मुझ पर से अभी नहीं हटी तब मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। इतना बोलने के साथ ही एजी अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को अमर्त्य की तरफ फेंक देता है। पेन सीधा अमर्त्य के कान के पास से होकर गुजर जाता है। अमर्त्य अपने बॉस की ऐसी हरकत से बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से एजी के सामने आकर बोलता है, मास्टर हमें वो लड़की नहीं मिल रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और कितना भी रिकवर करने की कोशिश करने पर भी रिकवर नहीं हो रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें उस लड़की का नाम पता नहीं, नाम तो छोड़ो मुझे तो उसका चेहरा भी पता नहीं है, फिर समझ में ही नहीं आ रहा उसे कैसे ढूंढो। वहाँ के कांस्टेबल ने कुछ टाइम उस लड़की को पुलिस स्टेशन में देखा है, जब वो लड़की कभी किसी चोर को पकड़ कर ले आई या फिर कभी किसी गुंडे को पकड़ कर ले आई जो चलते फिरते लड़कियों को छेड़ता है, लेकिन आज तक किसी भी कांस्टेबल को उसका नाम ही पता नहीं चला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस जिस दिन वो लड़की पुलिस स्टेशन आई है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड है और कितनी भी कोशिश करने पर रिकवर नहीं हो रहा। एजी खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि आखिर उस लड़की का क्या नाम होगा, क्या उसका नाम भी उसके चेहरे की तरह खूबसूरत होगा। पर अचानक से ही एजी को रियलाइज़ हुआ कि पुलिस स्टेशन से आने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खुशी का भी ख्याल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके दिल और दिमाग में खुशी इतना ज़्यादा कैसे चलने लगी। अगली सुबह खुशी को कॉलेज में कुछ काम था, जिसकी वजह से वो आज अपनी कोचिंग क्लासेस को मिस कर देती है और कॉलेज के लिए चले जाते हैं। खुशी का कॉलेज भी बिल्कुल उसी रास्ते में पड़ता था जिस रास्ते में वो होटल था जहां पर एजी इस वक्त ठहरा हुआ है। खुशी जीपाल कॉलेज के अंदर जाती है, उसी पल उसकी आंखें छोटी हो जाती है। एक लड़की जिसका नाम नंदिनी था, जो 6 साल पहले खुशी के साथ खुशी के स्कूल में पढ़ा करती थी, वो खुशी को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। खुशी और नंदिनी के बीच की दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, दोनों के ही रिश्ते बहुत खराब थे और नंदिनी के चेहरे की मुस्कान को देखकर खुशी इतना तो समझ गई कि उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। खुशी इस वक्त तमाशा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन लगता है नंदिनी तमाशा करने की मूड में थी। नंदिनी खुशी के पास आकर उसके चारों तरफ घूमते हुए बेहद ही अजीब तरीके से बोलती है, देखो तो आज कौन आया है कॉलेज। नंदिनी की बात सुनकर उसकी 2 चमचियां भी अजीब तरीके से मुस्कुराती है और खुशी को तीनों तरफ से घेर लेती है। खुशी का मुंह बन जाता है। नंदिनी के पीछे भागते भागते खुशी दांत पीसते हुए मन ही मन बोलती है, लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही पोलाइट हो रही हूँ, जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा बिगड़ गई हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना होगा। नंदिनी को जब ऐसा लगता है कि खुशी अब उसे पकड़ते ही वाली है, तब गुस्से में आकर नंदिनी उसके बैग को गोल गोल घुमाकर बहुत दूर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। खुशी नंदिनी को पकड़कर पीटना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले उसके लिए उसका बैग जरूरी था। वो अपने बैग को लेने के लिए उस दिशा में जाती है जिस जगह नंदिनी ने उसका बैग फेंका था। अपने बैग को देखकर खुशी की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती है, क्योंकि खुशी का बैग एक बहुत बड़े डस्टबिन में गिरा हुआ था जिसने पान खाकर किसी ने थूका भी था। इतनी गंदी जगह पर अपने बैग को देखकर खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बैग को डस्टबिन से निकलना चाहती थी, लेकिन वहां की गंदगी को देखकर उसे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है।
वो डस्टबिन एक बहुत ही बड़े होटल के बाहर थोड़ी साइड में लगी हुई थी, और इस बात से यह वही होटल है जहां पर एजी अपने गैंग के साथ ठहरा हुआ है। खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए वही थोड़ी दूरी पर लगे एक बेंच पर बैठ जाती है और अपना चेहरा नीचे करके आंसू बहाने लगती है। हालांकि उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो नंदिनी को इसके लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा सबक सिखाएगी, लेकिन फिलहाल तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपना बैग कैसे निकाले। खुशी अपना सर झुकाकर रो रही थी कि अगले ही पल उसे महसूस होता है जैसे उसके बगल में कोई आकर बैठ गया है। थोड़ी ही दूर पर खड़े एजी के सभी बॉडीगार्ड जिन्होंने नॉर्मल लोगों के कपड़े पहने हुए थे, वो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके मास्टर को किसी लड़की ने टच किया है, पर उनके मास्टर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या वो इस लड़की के हाथ को नहीं काटने वाले, या फिर शायद वो इस लड़की के हाथ को जला देना चाहते हो? आखिर उनके मास्टर चाहते क्या है? वही एजी का भी ध्यान इस वक्त अपने और खुशी से जुड़े हुए हाथ पर था। वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि खुशी उसे कहाँ पर लेकर जा रही है। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस स्टोरी में मैं बिहार को इसलिए बताया है क्योंकि पता नहीं क्यों कोई भी 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक चल, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लगा। खुशी के पास बहुत काम हुआ करते थे और उसके लिए उसकी पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो अरमान को थोड़ा लेट रिप्लाई करती थी, तब भगवान उससे झगड़ा करने लगता था। दोनों के बीच में रिश्ता जरूर था, लेकिन भरोसे जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। जहां खुशी को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने फ़ोन की स्क्रीनशॉट उसे सेंड करना पड़ता था। जब भी वो कॉल करें खुशी को हर हाल में उठना पड़ता था, और अगर कभी खुशी उसकी कोई बात बंद कर दे तब वो ब्रेकअप का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगता था। पता नहीं क्यों खुशी बहुत रोती थी और उसकी बात को मजबूरी में मान जाती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब अरमान उससे नाराज हो जाए। ऐसे ही हर छोटी छोटी बातों पर अरमान खुशी से नाराज हो जाया करता था और बात बात पर ब्रेकअप जैसी चीज़ों का सहारा लेता था उससे अपनी बात बनवाने के लिए। एक वक्त ऐसा आया जब अरमान ने खुशी को वीडियो कॉल पर अपनी टी शर्ट उतारने के लिए बोल दिया था। इस जगह पर खुशी ने अरमान को तुरंत ही मना कर दिया और उसने भी लड़ाई कर ली, क्योंकि पता नहीं क्यों खुशी को हद से ज़्यादा शर्माया करती है। और यहाँ पर पहली बार था जब खुशी भी अरमान से लड़ाई करने लगी थी, और अरमान खुशी से ब्रेकअप करके उसे ब्लॉक कर देता था और खुशी रोते हुए 2 दिन तक तो बात नहीं करती, लेकिन तीसरे ही दिन उसे इंस्टाग्राम पर जाकर व्हाट्सएप से अनब्लॉक करने के लिए बोलता और बहुत गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगा करती। वो कभी कभी खुशी से शादी के बारे में बात भी करता, जहां वो मजाक में ही या फिर शायद सच में दहेज में बहुत महंगी महंगी चीज़ डिमांड करता था, जिसके बारे में सोचकर ही खुशी को बहुत गुस्सा आता था। पर अब खुशी का मन अरमान से भर गया था और उसका दिल शेर पत्थर होने लगा था। उसने सच में एक बेकार इंसान के लिए आंसू बहाए हैं। खुशी ज़्यादातर अरमान के मैसेज को इग्नोर कर देती और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही नहीं आती। वो सिर्फ रात को सोते वक्त ही अरमान से बात किया करती और 10 बजे बजते बजते सोने का बहाना बनाकर सो जाया करती। खुशी सच में सो गए हैं या फिर किसी से बात कर रही है, यही चेक करने के लिए अरमान उसके फ़ोन पर कॉल भी करता, लेकिन खुशी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है, जिसके बाद अरमान भी अपने फ़ोन को साइड में रखकर सो जाया करता। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब उन लोगों के बीच का रिलेशन पहले जैसा नहीं रह गया। शुरुआत में उसने खुशी को बहुत परेशान किया था और अब खुशियों से इग्नोर करने लगी थी। अब तो उसे अरमान के इमोशनल ड्रामा से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि उसे अरमान पर गुस्सा भी आता था। वो मन ही मन सच में ब्रेकअप करने का सोच चुकी थी, और एक वक्त ऐसा आया जब उसने झूठ मूठ का झगड़ा करना शुरू किया और फाइनली किसी बहाने से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अरमान खुशी से ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो खुशी से ऑब्सेस्ड था। एक बार तो खुशी ने खुद के ही फ़ोन पर लड़का की तरह अरमान से बात किया और खुद को खुशी का बॉयफ्रेंड बता दिया। खुशी को लगा अरमान यहाँ पर तो आकर उससे ब्रेकअप करने का, लेकिन अरमान शायद उससे ब्रेकअप करना ही नहीं चाहता था। खुशी का कोई और बॉयफ्रेंड है, इस बारे में सुनते ही अरमान गुस्सा हो गया था और उसने गुस्से में आकर खुशी के दादाजी के पास कॉल लगा दिया था। वो बार बार खुशी के दादाजी से एक ही बार बोल रहा था, आपकी पोती मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ उसे फ़ोन दीजिए। खुशी मन ही मन अपने दांत पीस लेती है, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो खुद को शांत करके एक और सवाल करती है, आपको बात किससे करनी है, उसका नाम बताइए। और बस इसी जगह पर अरमान ने गड़बड़ कर दी कि उसे शुरू से ही खुशी का नाम नहीं पता था। शुरू से ही खुशी ने उसे अपना नाम लूना बताया था, इसीलिए अरमान भी बेधड़क बोल देता है, मुझे लूना से बात करना है, तुमको हो गर्लफ्रेंड लूना। और बस इसी जगह पर खुशी सही साबित हो गई और अरमान गलत। वो खुशी को अपनी गर्लफ्रेंड भी बोल रहा है और उसे उसका नाम तक नहीं पता, जिसकी वजह से खुशी के दादाजी वक्त गुस्सा हो जाते हैं। वो अरमान पर बहुत बुरे तरीके से बरसते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और हज़ारों गालियां देने के बाद कॉल को कट कर देते हैं और उसे ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अरमान को पुलिस की धमकी दी थी। अरमान भी महज 20 साल का था, जिसकी वजह से वो पुलिस की धमकी से डर गया और उसने दोबारा कभी खुशी को कॉल नहीं किया। लेकिन खुशी के दिल में अरमान के लिए एक अलग सा ही डर बन गया था।
इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस स्टोरी में मैं बिहार को इसलिए बताया है क्योंकि पता नहीं क्यों कोई भी बिहार को अपनी स्टोरी में ऐड नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। बिहार को अपनी स्टोरी में ऐड नहीं करता तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ पुनर्जन्म के साथ साथ टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। प्लीज़ इसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आगे जाकर स्टोरी बहुत ही अच्छा टर्न लेगी। और आगे स्टोरी में हमारे साथ बने रहने के लिए बिना किसी रुकावट के पढ़ते रहिए इस स्टोरी को। खुशी, जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वो पहली बार सोशल मीडिया पर किसी से बात कर रही थी और उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था। कमेंट को डिलीट करके अरमान और खुशी दोनों ही पर्सनल चैट पर एक दूसरे से बातें करने लगे थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, यहाँ तक कि खुशी ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी इमोशन में आकर शेयर कर दिया था। लेकिन एक चीज़ थी कि जब अरमान ने खुशी का नाम पूछा था तब खुशी ने उसे अपना नाम लूना बताया था। ये खुशी का असली नाम था, जो इस पूरी दुनिया में खुशी के अलावा सिर्फ अरमान को ही पता लगा था। दुनिया की बुराइयों से दूर रहने वाली खुशी सब पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करती थी और उसे किसी को भी नाराज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई मुझसे नाराज़ हो जाए। ऐसे ही बातें करते करते एक दिन अरमान खुशी को प्रपोज कर देता है। खुशी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अरमान से अपनी दोस्ती बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अरमान वो पहला इंसान था जिसे खुशी ने दोस्ती की थी। और बातों ही बातों में खुशी में अरमान को अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन अपनी असली नाम को छोड़कर। लेकिन अरमान ने खुशी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि खुशी को इस बारे में थोड़ा बुरा तो लगता था, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देती थी। खुशी नहीं अरमान का प्रपोजल रिजेक्ट तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद अरमान उससे ढंग से बात नहीं करता था, जिसकी वजह से खुशी उदास हो गई थी और कभी कभी रोने भी लगती थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या प्यार को इनकार कर देने से दोस्ती भी खत्म हो जाना जरूरी है। बहुत मुश्किल से ही कभी कभी अरमान खुशी से बात किया करता था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी कम होती थी और इतनी उदासी भरी होती थी कि एक दिन मजबूरी में खुशी में उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अगर फ्यूचर में कभी अरमान ने उसके पेरेंट्स से बात कर ली या फिर अपने और खुशी की चैट को दिखा दिया, तब पता नहीं उसके पेरेंट्स से कितना डांटेंगे और उसकी पिटाई करेंगे। इंसिडेंट के कुछ दिन बाद खुशी को अननोन नंबर से कॉल आया। हमने नंबर को देखकर किसी ने कॉल रिसीव कर लिया, तब दूसरी तरफ से उसे अरमान की आवाज़ आए। अरमान की आवाज़ को सुनते हैं खुशी ने कॉल कट कर दिया। ऐसे ही कुछ दिनों तक अरमान नंबर बदल बदल कर खुशी के पास कॉल करता और अननोन नंबर को देखते ही खुशी हमेशा कॉल कट कर दिया करती थी। और खुशी के मन में अननोन नंबर को लेकर एक अलग ही डर था, जिसकी वजह से खुशी कभी भी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव नहीं करती थी। अपनी इन पुरानी चीज़ों को सोचते हुए खुशी आज भी याद करती है कि अगर उसने अरमान को अपना असली नाम बता दिया होता तब वह कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। एक अनजान इंसान को कभी भी अपना नाम नहीं बताना चाहिए, यही सोचकर खुशी ने अर्थ को अपना असली नाम नहीं बताया था। 2024 में भी अरमान ने उसे 2 बार अननोन नंबर से कॉल कर दिया था। अनार की आवाज़ सुनकर ही खुशी के हाथ पैर कांपने लगते थे। ये सब खुशी के साथ यंग एज में हुआ होता तब खुशी अरमान को मुंहतोड़ जवाब देना जानती, लेकिन ये सब खुशी के साथ मात्र 14 साल की उम्र में हुआ था, जिसकी वजह से खुशी के दिमाग में इसका एक अलग ही डर बन गया था। और इसी के बाद से खुशी ने सबक सीख लिया था कि आज के बाद से वह कभी भी किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। लेकिन खुशी ने एक चीज़ तो समझ लिया था, कभी भी किसी अनजान इंसान को अपना असली नाम नहीं बताना है। हालांकि खुशी ने अरमान को अपना सच में असली नाम ही बता दिया था, लूना। लेकिन इस दुनिया में लूना नाम की कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए किसी को भी पता ही नहीं लगेगा कि लूना ही खुशी है और खुशी ही लूना है। लेकिन एक चीज़ तो तय थी कि खुशी हर अनजान इंसान को अपना अलग अलग नाम बताती थी। खुशी ने आर्थ को भी अपना नाम पूर्वी बताया था। हालांकि खुशी को उम्मीद थी कि वह आज के बाद से कभी भी अर्थ से नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी खुद से ही सावधानी बरतने में क्या जाता है। खुशी तो ऐसे तरीके की इंसान है जो घर से बाहर निकलते समय भी हजारों चीज़ें सोचकर निकलती है, जैसे कि रास्ते में कोई डाकुओं का ग्रुप उसे घेर सकता है, कोई उसका पर्स छीन सकता है, कोई उसे चाकू मार सकता है, कोई उसे किडनैप कर सकता है, कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है या फिर कोई उसे चाकू से भी मार सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों से भागते वक्त खुशी कभी ऐसी जगह पर फंस जाए जहाँ पर खाने पीने और रहने की सुविधा उपलब्ध न हो। बस घर से बाहर निकलते टाइम खुशी इतनी सारी चीज़ सोच कर निकलती है और इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपने साथ ही लेकर घूमती है। वो जानती थी कि दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता। खुशी हमेशा अपने पास एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा धारदार चाकू रखा करती थी। उसके अलावा उसके पास एक लाइटर भी हुआ करता था, क्योंकि इंसान को कभी भी आज की ज़रूरत पड़ सकती है। खुशी अपने पास एक छोटा सा बैग भी रखा करती थी, जिसमें बहुत सारे बिस्कुट के पैकेट और पानी का बोतल रहता था, और इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसे भी रखा करती थी और एक जोड़ी कपड़े। खुशी इतनी ज़्यादा चालाक थी कि हर मुसीबत में पड़ने से पहले ही वह उसका सॉल्यूशन ढूंढ के रखा करती थी।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक भी दोस्त ना होने की वजह से खुशी कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। खुशी हमेशा अपने पास एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा धारदार चाकू रखा करती थी। उसके अलावा उसके पास एक लाइटर भी हुआ करता था, क्योंकि इंसान को कभी भी आग की ज़रूरत पड़ सकती है। खुशी अपने पास एक छोटा सा बैग भी रखा करती थी जिसमें बहुत सारे बिस्कुट के पैकेट और पानी का बोतल रहता था, और इमरजेंसी के लिए अपने पास पैसे भी रखा करती थी और एक जोड़ी कपड़े। खुशी इतनी ज़्यादा चालाक थी कि हर मुसीबत में पड़ने से पहले ही वह उसका सॉल्यूशन ढूंढ के रखा करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक भी दोस्त ना होने की वजह से खुशी कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। एक तरह से बोला जाए तो खुशी को ट्रस्ट इश्यूज था, और होता भी क्यों नहीं जबकि खुशी ने खुद अपने चाचा का इतना भयानक रूप देख लिया था। रोड पर निकलते वक्त भी खुशी की नज़र हर तरफ, हर जगह, हर इंसान पर होती थी, ताकि कोई भी बंदूक निकले तब खुशी तुरंत ही खुद को छुपा ले, और अगर किसी के पास चाकू भी हुआ तब उसे खुशी के पास आना पड़ेगा उसे चाकू मारने के लिए, और खुशी तो पहले से ही सावधान रहती है। इमरजेंसी के लिए छोटे मोटे टूल और छोटी मोटी दवायां भी खुशी अपने साथ ही रखा करती है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा बैग टांग कर निकलती है। खुशी इस वक्त चुपचाप अपने घर में बैठी हुई थी और नंदिनी को सबक सिखाने का कोई तरीका सोच रही थी, क्योंकि नंदिनी ने उसे बहुत परेशान कर दिया था आज। वहीं दूसरी तरफ खुशी ने तो झूठ बोल दिया था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके झूठ की वजह से बेचारे अमर्त्य को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आता तो बस खुशी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही चाहता था, लेकिन अब जब उसे पूर्वी नहीं मिल रही थी तब वो और शिद्दत से पूर्वी को ढूंढना चाह रहा था। उसने पूरे मोतिहारी में अपने आदमी लगा रखे थे, बस एक बार पूरी अपने घर से मार्केट में निकले उसके बाद तुरंत ही वो आथ की पकड़ में आ जाएगी। हालांकि आथ को खुद ही नहीं पता था कि वह पूर्वी को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पूर्वी के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, तुम बहुत अजीब हो, बहुत ही ज़्यादा अजीब हो मिस पूर्वी, तुम्हारे बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। इतना बोलने के साथ ही अर्थ अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद एक कैनवास पर खुशी को इमेजिन करते हुए उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करने लगता है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है उसके सामने खुशी का मासूम सा चेहरा आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी उसके दिमाग में ही बस चुकी है। पूरे मोतिहारी शहर में बहुत ही सिगरेट तरीके से खुशी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन खुशी तो अपने घर पर घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी वजह से आत की नींद उड़ी हुई है। अगली सुबह खुशी हमेशा के ही तरह सुबह 4 बजे उठ जाती है और जल्दी से घर में झाड़ू मारकर ब्रश करने के नहा धोकर तैयार होती है और अपने क्लास के लिए निकल जाती है। उसके घर में अभी तक सारे लोग सो रहे थे, लेकिन सबको पता था कि खुशी को अपने क्लास के लिए सुबह 6 बजे ही जाना पड़ता है। उसका डांस मूवी इतना ज़्यादा फनी था जिसे देखकर कोई भी हाथ से बिना रह नहीं सकता था, और खुशी को कोई आइडिया नहीं था कि सच में उसे इस तरह से देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आथ यहाँ के कुछ नियम जानता था। उसे पता था कि खुशी एक स्टूडेंट है, तभी तो वो कल अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए बेचैन हो गई थी। अर्थ को ये भी पता था कि चांदमारी साइड सिर्फ एक ही बड़ा कॉलेज है जिसका नाम है एमएस कॉलेज, और आथ को भरोसा था कि खुशी भी यहीं पर पढ़ती है। लेकिन उसने एमएस कॉलेज में भी पूर्वी नाम की हर एक लड़की की छानबीन कर ली, लेकिन उसे पूर्वी कहीं भी नहीं मिली थी। लेकिन उसे इतना जरूर पता लग गया था कि यहाँ पर पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट सुबह सुबह कोचिंग क्लासेस करने के लिए जाते हैं, और वो भी अपने आदमियों को हर तरफ मोतिहारी में सुबह सुबह फैला देता है। किस्मत से आथ के एक आदमी को खुशी दिख जाती है, क्योंकि खुशी अभी गली से निकालकर नॉर्मल रोड पर चल रही थी। वो अभी तक में रोड पर नहीं आई थी, लेकिन आथ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग वाली लड़की को देखकर उसके सारे बॉडीगार्ड खुशी को पहचान गए थे। आथ के एक बॉडीगार्ड ने खुशी को देख लिया था और उसने तुरंत ही इस बारे में अमर्त्य को इन्फॉर्म कर दिया। पूर्वी के बारे में पता लगता ही अमर्त्य तुरंत ही इस बारे में अपने मास्टर को बताने के लिए चला जाता है, और मन ही मन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर आथ उसी बॉडीगार्ड को वीडियो कॉल करने के लिए बोलता है। और बस इसी वीडियो कॉल में अर्थ खुशी के फनी डांस को देख लेता है। आज पहली बार था जब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन तुरंत ही चली भी गई। वो बिल्कुल शून्य भाव से खुशी को देखने लगा जो झूमते झूमते चल रही थी। लेकिन मैं रोड पर आते ही खुशी इतनी ज़्यादा शरीफ बच्ची बन गई जैसे उसके जितना शरीफ तो इस पूरी दुनिया में कोई हो भी ना। और एक बार फिर से आथ को खुशी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इस लड़की के बारे में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो आथ को बार बार इंटरेस्टिंग लग रही थी। अर्थ और बार बार उसी के बारे में सोचता था। वो अपने इस बॉडीगार्ड को खुशी के पीछे जाने के लिए बोल देता है, और जहां खुशी जा रही थी वह बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते खुशी 2 किलोमीटर तक चल लेती है, और उसके बाद वो अपने कोचिंग क्लास पहुंच जाती है और जल्दी से अंदर जाकर बैठ जाती है। वो बहुत चालाक थी और उसे पता था कि आज उसके क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पढ़ाया जाएगा, इसीलिए खुशी पहले से ही बुक में उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को निकाल कर पढ़ने लगती है। और वही आथ का बॉडीगार्ड भी खुशी का पीछा करते करते उसके कोचिंग क्लासेस तक पहुंच गया था, और ऐसे ही आथ को पता लग गया कि खुशी सुबह सुबह पढ़ाई करने के लिए कौन से समय पर कहाँ जाती है। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है।
इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। हालांकि खुशी भी इस बात को मानती थी कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था, लेकिन खुशी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, क्योंकि खुशी की नज़रों में सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग उसके डैडी थे। यहाँ तक कि खुशी को देखकर ज़्यादातर लड़कियों को ऐसा लगता था जैसे उसके डैडी खुशी के भाई है। खुशी ने आज तक हजारों हैंडसम लड़की क्यों ना देखे हो, लेकिन उसके लिए उसके डैडी से ज़्यादा हैंडसम कोई था ही नहीं। वो बनाते हुए बोलती है, इतना भी कुछ खास नहीं है, मैंने उससे भी एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का देखा है। खुशी की बात को सुनकर अनामिका को उस पर विश्वास नहीं होता। वो बना लेती है और उसी लड़के के ख्यालों में खो जाती है। तभी कुलदीप सर वापस से क्लास में आते हैं और उनके साथ वही लड़का क्लास में आता है। कुलदीप सर आते हुए सभी बच्चों को उस लड़के से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, स्टूडेंट, इनका नाम समर श्रीवास्तव है और ये हमारे क्लास के न्यू स्टूडेंट है और अब ये भी आप लोगों के साथ ही पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। समर श्रीवास्तव नाम सुनते ही सभी लड़कियों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और समर बिना किसी पर ध्यान दिए चुपचाप लड़कों के साइड जाकर बैठ जाता है। लड़के भी समर के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। समर के ऑरा को महसूस करके सभी लड़के उसके तरफ अच्छा बिहेव करते हैं, क्योंकि सब समर को एक अच्छी फैमिली का वेल बिहेव लड़का समझ रहे थे। समर अपनी नज़रें उठाकर एक नज़र क्लास में मौजूद सभी बच्चों को ध्यान से देखता है और फिर उसकी नज़र खुशी पर आकर रुक जाती है, लेकिन तुरंत ही वह अपनी नज़रें हटा लेता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा है और उसकी हर एक खबर आत तक पहुंचा रहा है। खुशी चुपचाप रास्ते में आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र उसके हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट पर पड़ जाती है। वो थोड़ा अजीब नज़रों से अपने ब्रेसलेट को देखकर कुछ सोचने लगती है। वो अभी पूरे तरीके से 18 साल की नहीं हुई थी। आज से 20 दिन बाद उसका जन्मदिन था और वो 18 साल की हो जाने वाली थी। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती है वो इस ब्रेसलेट में छुपे हुए गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और खुशी को इतना भी पता था कि उसके नानी के द्वारा बनाए गए टाइम मशीन का ब्लूप्रिंट इसी ब्रेसलेट के अंदर मौजूद एक बहुत ही बड़े स्पेस में छुपा हुआ है। हालांकि शुरुआत में खुशी यानी कि लूना को अपनी मॉम की बताई हुई बातें समझ में नहीं आती थी कि आखिर इस छोटे से ब्रेसलेट में इतना बड़ा स्पेस कैसे हो सकता है। तब उसकी मॉम ने उसे आसान भाषा में समझाया था कि बस इतना समझ लो, ये डोरेमोन के गैजेट वाले पॉकेट की तरह है। लेकिन अब थोड़ी बहुत इन सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करने के बाद खुशी को समझ में आया था। हालांकि शुरू में खुशी को टाइम, स्पेस और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी डैडी की कहानी को सुनते सुनते उसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। वो अच्छे से जानती थी कि इस दुनिया में जितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है उतने ही सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते होंगे। कोई ऐसा यूनिवर्स होगा जहां पर मुगलों का शासन नहीं होता होगा, कोई ऐसा यूनिवर्स होगा जहां पर भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। खुशी जानती थी कि इस दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं जिससे आज तक पर्दा नहीं उठा है। जहां तक कि अपने रिसर्च में उसे कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पता लगा था जो अचानक से ही देखे जाते हैं और पूछताछ करने पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये इंसान आखिर आया कहां से है। उसके पास पासपोर्ट भी रियल होता है, लेकिन पासपोर्ट पर जिस देश का नाम होता है वह देश में इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता और कुछ समय बाद वो इंसान भी गायब हो जाता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी यहाँ आने के बाद अपने रिसर्च के दौरान खुशी को पता लगी थी और उसे पूरा भरोसा था कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ होती है। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस दुनिया में उसके डैडी हो। वो अपने डैडी को हक करके थोड़ा रोना चाहती थी। वो अपने जज्बातों को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल ही जानता था कि वो अपने डैडी और मोम को कितना ज़्यादा मिस करती है। वो जानती थी कि इस ब्रेसलेट के जरिए ही वो एक बार माहौल क्रिएट करके अपनी मम्मी डैडी तक पहुंच सकते हैं। ये ब्रेसलेट अभी लॉक्ड है और इसे अनलॉक करने के लिए एक खास तरीके के डीएनए वाले इंसान की ज़रूरत होती है। मतलब ये ब्रेसलेट सिर्फ और सिर्फ लूना और उसकी माँ और उनकी माँ ही इस ब्रेसलेट को अनलॉक कर सकती है। खुशी अपने सारे ख्यालों को एक साइड करते हुए बस अपने डैडी से मिलने के बारे में सोचने लगती है। वो जल्द से जल्द अंडरवर्ल्ड से जुड़ने की कोशिश करने के लिए लग जाती है। अच्छे से पता था कि इस वक्त इंडिया का सबसे खतरनाक और अंडरवर्ल्ड का किंग सिर्फ एक ही इंसान है और वो है उसके डैडी यानी कि सूर्यांश। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने डैडी के बारे में सोचते ही खुशी के चेहरे पर एक अलग ही गुरूर और घमंड आ जाता था, क्योंकि उसके डैडी सबसे बेस्ट है। यही सब सोचते हुए खुशी अपने चेहरे पर बहुत सारा घमंड लाती है और घमंड के साथ चलते हुए अपने घर चली जाती है। पर जो भी बोलो, खुशी के चेहरे पर घमंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ही खुशी के चेहरे पर यह घमंड वाली चमक क्यों आ गई। पर जो भी हो, खुशी को देखते ही उसकी धड़कनें जरूर बढ़ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो इतना तो अच्छे से समझ रहा था कि खुशी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और उसके चेहरे पर क्यूटनेस वाली घमंड को देखकर आसपास के कुछ लड़के उसे देखने लग गए थे, जिसे देखकर आथा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया।
वही उसके सामने बैठा है उसका बिजनेस पार्टनर। आर्थर को इतना गुस्से में देखकर हल्का हल्का डरने लगा था। उसके लिए और उसके बिजनेस के लिए ये डील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, नहीं तो वो आर्थर के पीछे पीछे यहाँ बिहार के मोतिहारी जैसे छोटे शहर तक नहीं आता। लेकिन अब उसे डर लग रहा था। वो अच्छे से जानता था कि आर्थर किस तरीके का शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। वो अच्छे से जानता था कि अर्थ और उसकी वजह से गुस्सा नहीं है, लेकिन गुस्सा तो है। वो डरते हुए हकला कर बोलता है, मिस्टर ग्रोवर क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों है? आर्थर उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, अभी के अभी मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। वो आदमी तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था और वह अचानक से ही वहां से गायब हो जाता है। मतलब इतनी स्पीड से भागता है कि वहां पर खड़े कुछ बॉडीगार्ड को वह दिखाई भी नहीं देता। वही आर्थर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उस बॉडीगार्ड को मैसेज करता है जो खुशी का पीछा कर रहा था, जो भी लड़के उसकी तरफ देख रहे हैं उसकी आंखें निकाल दो। इतना बोलने के साथ ही आर्थर और अपने लैपटॉप को उठाकर दूर फेंक देता है। उसके थोड़ी हुई दूरी पर खड़ा हुआ होटल का मैनेजर आर्थर से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वसीम डरता हुआ ओके मास्टर बोलकर यहाँ से फौरन ही भाग जाता है और वही आर्थर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अमर्त्य से बोलता है, तुमने पूर्वी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, तुम ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें सजा देने की ज़रूरत है। इतना बोलने के साथ ही आर्थर और दांत पीसते हुए अमर्त्य से बोलता है, तुम आज से 1 महीने तक मेरे अफ्रीका वाले फैक्ट्री में काम करोगे, जल्दी अपनी टिकट बनवाओ और कल तुम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देने चाहिए। इतना बोलकर आर्थर वहां से गुस्से में निकल जाता है और बेचारा अमर्त्य अभी तक सदमे में था। वो रोने जैसा चेहरा बनाकर मन ही मन बोलता है, मास्टर अगर आपको सच में मिस पूर्वी से अट्रैक्शन हो गया है ना, तब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से वह आपकी ज़िंदगी में आपकी पार्टनर बनकर आ जाए, फिर वह आपको अपने बस में करके आपको जोरू का गुलाम बना दे और फिर मैं आपसे बदला लूंगा। इतना बोलकर अमर्त्य रोते हुए वहां से चला जाता है। बेचारे को मजबूरी में अफ्रीका जाना पड़ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अब उसके मास्टर का फेवरेट असिस्टेंट वसीम बनने वाला है, जिसकी वजह से उसे वसीम से बहुत जलन हो रही थी। अमर्त्य गुस्से से मुंह फूलते हुए वसीम को देखता है और फिर पर पटकते हुए वहां से चला जाता है। अमर्त्य को ऐसा करते हुए देखकर वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अच्छे से जानता था कि अमर्त्य के अंदर कितना बचपना है। वो बहुत कम ही सीरियस होता है और हमेशा किसी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता है। वसीम भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और वहां पर खड़े बाकी सारे बॉडीगार्ड को अमर्त्य के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था। वहां पर मौजूद हर एक इंसान को बहुत अच्छे से पता था कि अमर्त्य बहुत ही ज़्यादा निर्दय इंसान है। उसे किसी पर भी दया नहीं आती, फिर चाहे वह इंसान उसका कोई अपना खास ही क्यों ना हो। अमर्त्य खुशी की इन्फॉर्मेशन निकालने में नाकामयाब हो गया था, जिसकी वजह से उसे सजा मिल गई। उसे किसी पर भी दया नहीं आती, फिर चाहे वह इंसान उसका कोई अपना खास ही क्यों ना हो। अमर्त्य खुशी की इन्फॉर्मेशन निकालने में नाकामयाब हो गया था, जिसकी वजह से उसे सजा मिल गई। इस कहानी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। इस कहानी में स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी लूना का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। ऊपर से इस कहानी में थोड़ा ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट किया गया है, जिसे ध्यान से समझने पर आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस स्टोरी में मैं बिहार को इसलिए बताया है क्योंकि पता नहीं क्यों कोई भी बिहार को अपनी स्टोरी में ऐड नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ पुनर्जन्म के साथ साथ टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। प्लीज़ इसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आगे जाकर स्टोरी बहुत ही अच्छा टर्न लेगी। और आगे स्टोरी में हमारे साथ बने रहने के लिए बिना किसी रुकावट के पढ़ते रहिए इस स्टोरी को। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द स्टोरी एंड कंटिन्यू।